10वीं बोर्ड परीक्षा 2023 का एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कक्षा 10 की ये गणित का पेपर आपके सामने है और आपके कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आपके स्कूल में प्री बोर्ड का एग्जाम हो या फिर आपके बोर्ड एग्जाम होने वाला हो। तो इन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें आपके जो बोर्ड के एग्जाम के पैटर्न पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो सबसे पहला प्रश्न आप इसमें देखेंगे कि आपको 144 और 198 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। महत्तम का मतलब होता है HCF। आपको इसमें HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो इन दोनों को हम अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का आपको अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं। ये संख्या है हमारे पास में 144 व 198, इन दोनों का आपको ज्ञात करना है HCF। तो HCF ज्ञात करने के लिए 144 के भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 198 के भी हम यहाँ पे 198 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले करेंगे 144 के, तो हम 2 का भाग देंगे क्योंकि 2 का भाग चला जाएगा, लास्ट में 4 है तो ये 72 बार जाएगा। फिर 2 का देंगे 36 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे 18 बार जाएगा। फिर 2 का देंगे 9 बार जाएगा। अब 2 का भाग इसमें नहीं जाता है तो फिर हम 3 का भाग दे देंगे, जो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और फिर हम 3 में 3 का भाग देंगे जो 1 बार जाएगा। इसी प्रकार से हम 198 के भी यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 198 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 2 का भाग देंगे जो कि इसमें 9 बार जाएगा, फिर वापस 9 बार जाएगा। अगली संख्या है हमारे पास में, तो अगली संख्या 99 है। अब 99 में 2 का भाग नहीं जाता तो हम 3 का भाग देंगे जो कितने बार जाएगा, 33 बार जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे 11 बार और फिर 11 में 11 का 1 बार। इस प्रकार से आपको इसमें भाग देना है। तो फिर हमने जो गुणनखंड किए उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे। 144 के गुणनखंड क्या हुए इसमें, 2 गुणा 2, ये 4 बार आएगा और फिर 2 बार हमारा 3 आएगा। फिर बात करें 198 की, तो 198 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 बार 3 है और 1 बार 11 है। जब इसके हम HCF ज्ञात करेंगे तो जो दोनों में कॉमन है, जैसे दोनों में कॉमन है इसको हम 1 बार लिखेंगे। और क्या कॉमन है, तो एक ये 3 कॉमन दिख रहे हैं तो ये 3 लिखेंगे। एक और ये 3 दोनों में कॉमन है तो इन दोनों को हमने लिख लिया। अब देखो बाकी और कोई कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब दोनों में कोई नहीं मिल रही है एक जैसी संख्या। ये 2 के 2 है लेकिन खुद के खुद में ही मिल रहे तो इसको हम नहीं लिखेंगे। फिर इनको हम गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएंगे 2 तिया 6 और 6 तिया 18। आंसर कितना आ गया हमारा, 18 है। तो HCF बराबर इसका आंसर आया हमारे 18। ऑप्शन नंबर आपका देख लेते हैं। इसमें 18 किसमें दे रखे हैं, ये देखो पहला ऑप्शन 9 है, फिर 18 है, 6 है और 12 है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो आपको पहले में आपके 18 इस प्रकार से उत्तर निकालना है। एक तरीका तो ये है अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से करने का। दूसरा आपका भाग विधि से भी इसको कर सकते हैं। भाग विधि से भी हम अगले वीडियो में बता देंगे या फिर अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। फिर हम दूसरा सवाल देखते हैं। यदि द्विघात बहुपद दे रखा है आपको x² + 3x + 3 का एक शून्य का 2 है तो k का मान ज्ञात करना है। शून्य का मतलब होता है x का मान। ये जो बहुपद दे रखा है इसमें x का मान कितना दे रखा है, हमें 2 दे रखा है। x का मान 2 दे रखा है तो हमें k का मान लिखना है। तो k का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां पे 2 लिख के k का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। और संख्या है हमारे पास में x², ये क्या है हमारे पास में x² + 3x + k, इसका एक शून्य x बराबर 2 है। तो इसको हम कर लेते हैं हमारे पास में, यहाँ पे कर लेते हैं इसको। वो है हमारे पास में x² + 3x + k, इसका जो शून्य के वो हमारे पास में क्या है, वो x बराबर 2 है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 लिख लो। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस k बराबर 0। शून्य के तो बराबर में 0 आएगा इसका उत्तर। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। फिर प्लस 2 तिया कितने हो गए, 6 हो गए। फिर k बराबर 0, 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 + k बराबर 0। यहाँ पे 0 है ना, ये वाला 0, 10 नहीं, इसको सही कर लेते हैं 0। तो ये 10 + k बराबर 0 आ जाएगा। अब k का मान ज्ञात करना है तो इस प्लस के 10 को उधर ले जाओ तो माइनस का 10 आ जाएगा। तो अपना जो आंसर है वो k बराबर -10 इसमें आंसर है। देख लेते हैं इसमें k बराबर -10। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 1, k बराबर -10। अगला सवाल आपके हैं कि k का वह मान जिसके लिए रैखिक समीकरण निकाय असंगत है। अब आपको पता है कि असंगत क्या होगा। असंगत का मतलब ये होता है कि वो समांतर होंगे। समांतर का मतलब ये होता है कि a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन जो c1/c2 है वो उसके बराबर नहीं आता है। तो इसमें हम a1 का मान निकालेंगे,
ये a2 का मान है, a1 के बराबर यहाँ पे 1 है, ठीक है, और a2 बराबर यहाँ पे 5 है, b1 का मान यहाँ पे है हमारे पास में 2 और b2 बराबर आ जाएगा हमारा k। तो हमारा काम k के लिए ज्ञात करना, तो a1 a2 और b1 b2 से चल जाएगा और ये इन दोनों को हम बराबर करके निकाल लेंगे। तो a1 की जगह कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, a2 की जगह 5 लिखेंगे। तो ये यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको ऊपर, a1 बराबर 1/5 बराबर a2 का मान कितना है, a2 का मान 5 है, a1 का मान 1 है, तो 1/5 हो जाएगा। b1 कितना है, तो b1 का मान हमारा ये रहा, b1 का मान 2 और b2 का मान हमारे पास में है k। तो k का मान ज्ञात करने के लिए इसको हम गुणा करेंगे, तो k का 1 से 1 k आएगा, 5 को 2 से गुणा करें तो 5 दूनी 10 इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो डी है इसमें सही दे रखा है 10, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा आपके 10। फिर आपके अगला सवाल देखिए, इसमें आपको वो तीनों ही संगत जो रैखिक समीकरण के जो आपको संगत असंगत के लिए तीनों ही जो शर्त हैं वो आपको याद होनी चाहिए, प्रतिच्छेदी के लिए, समांतर के लिए और संपाती के लिए। अगला प्रश्न आपके चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण को हल करने की एक विधि है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि या फिर उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सी एक रैखिक समीकरण हल करने की विधि है। तो आपको पता है कि रैखिक समीकरण की हल करने की हमारे पास में 2 विधियां हैं, एक तो होती है ग्राफीय विधि, एक तो है ग्राफीय विधि जिसको हम ग्राफ बनाकर हल कर सकते हैं, और दूसरी है हमारे पास में बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि आपकी जो किताब में वो दोनों ही दे रखी विधियां, पहली विधि ग्राफीय विधि और दूसरी विधि हमारे पास में बीजगणितीय विधि। फिर ये जो बीजगणितीय है इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, बीजगणितीय को फिर वापस 3 भागों में बांटते हैं। 3 प्रकार की बीजगणितीय विधियां, एक तो है आपके विलोपन विधि, एक तो है विलोपन विधि, दूसरी है आपके वज्रगुणन विधि, वज्रगुणन विधि और वज्रगुणन, एक मिनट इसको वापस सही कर लेते हैं, वज्रगुणन विधि, और फिर आपकी तीसरी है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की विधियां बीजगणित के अंतर्गत आती हैं और मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। तो इसमें आपसे पूछा है कि रैखिक समीकरण को हल करने की एक विधि है, तो इसमें ये प्रतिस्थापन भी है, देखो ये विलोपन भी है और वज्रगुणन भी है, तो ये तीनों ही विधियां हो जाएगी, उपरोक्त सभी अपना आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, उपरोक्त सभी। तो ये वज्रगुणन, प्रतिस्थापन, विलोपन ये तीनों ही आपके रैखिक समीकरण को हल करने की एक विधि है। फिर आपका अगला सवाल है 5वां, इसमें ये पूछा गया है कि इसमें कितने पद है, n का मान ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी में आपको n का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें हम पहला पद देखेंगे, सार्वंतर देखेंगे और nवां पद देखेंगे जो कि 185 है। तो इसको हम वापस कर लेते हैं। तो ये हमारा सवाल था वो कि 5, 9, 13 और 185 में कितने पद है, टोटल ये पदों की संख्या हमें पता करनी है, यानी कि हमें n का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे a जो होता है हमारा a1 के 2 या a के 2, ये हमारा 5 है, ठीक है, ये a1 है, ये हमारा a2 है, ये हमारा a3 है और ये हमारा an है। और d का मान ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है a2 माइनस a1। दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाते हैं, तो 9 में से हम 5 को घटा लेंगे, यहाँ पे 9 में से 5 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। इसी प्रकार से हम nवां पद लिख लेंगे। nवां पद कितना दे रखा है हमें, 185, ये रहा 185 nवां पद, और हमें ज्ञात करना है n का मान। तो हम n का मान ज्ञात करने के लिए nवां पद का जो सूत्र है वो इसमें लिखेंगे। nवां पद का जो सूत्र होता है वो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये nवां पद का सूत्र होता है। अब ये a1 का मतलब ये a है, पहला पद को हम a ही लिखते हैं, d हमारा सार्वंतर हो गया, n हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है, ये हमारा nवां पद है an। इन सभी के इसमें मान लिख लो। तो nवां पद कितना लिखेंगे, 185 है, और पहला पद कितना है, पहला पद 5 है, प्लस n का मान कितना है, तो n का मान हमें ज्ञात करना है, तो n का n ही लिखेंगे, 1 माइनस 1 है ना, और इंटू डी का मान यहाँ पे 4 है। अगर डी का मान कहीं पे आपको माइनस में दिखे तो इसको कोष्टक में बंद कर देना है। फिर हम क्या करेंगे, बोर्ड मास के नियम से सबसे पहले इस कोष्टक को हल करेंगे। तो ये आएगा सबसे पहले 185, वैसे ही ये 5 प्लस ये 4 को अंदर गुणा करेंगे तो ये 4n, और माइनस ये माइनस का 1 4 से गुणा होगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 प्लस के और माइनस के 4, 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 185 बराबर 4n प्लस 1। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो ये प्लस का 1 इधर आएगा, पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 185 माइनस 1 बराबर 4n। n का मान ज्ञात करना है, तो इस n का मान ज्ञात करने के लिए 4 का इसमें भाग दे देंगे। तो ये हमारा
बचेगा इधर 185 में से 1 गया तो 184 बट्टे में 4 और बराबर में बचेगा हमारा n। n में मान ज्ञात करने के लिए 184 में 4 का भाग दे दो, तो इधर हम साइड में दे देते हैं 184 में 4 का भाग। तो 4 चौक कितने होते हैं 16, 2 बचेंगे 24, तो 4 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे, 4 सिंह 24, तो n का मान कितने आया 46। तो ये आ जाएगा हमारा 46 बराबर n, यानी कि जो हमारा n का मान है वो कितना आ गया यहाँ पे 46। तो उसमें कितने पद हैं, इस वाली समांतर श्रेणी में 46 पद हैं। तो ये आपके बड़ा सवाल भी आ सकता है और इस छोटे सवाल के रूप में भी इसको हम अबसदा के रूप में भी इसको पूरा आपको हल करना पड़ेगा। तो इसमें हम देख लेते हैं इसमें कितने पद हैं। तो देखो इसका सवाल नंबर आपका 5 में ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 46। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 46। फिर आपके अगला सवाल ये है कि ये बिंदु दे रखा है -3,4, ये कौन से चतुर्थांश में होगा। तो चतुर्थांश जानने के लिए हमको पहले निर्देश तंत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसको हम पहले देख लेते हैं। ये देखो पहले x का मान है, फिर बाद में y का मान होता है। -3 है और +4 है, कौन से में होगा, तो उसके लिए हम चतुर्थांश को समझ लेते हैं, निर्देश तंत्र बना लेते हैं। तो पहले वो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम निर्देश तंत्र खींच लेते हैं। निर्देश तंत्र बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक खड़ी लाइन खींचते हैं। ये खड़ी लाइन है, इस खड़ी लाइन को कहा जाता है ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या कहते हैं उसको, ऊर्ध्वाधर रेखा। और ये आड़ी लाइन है, इसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। जहाँ पर दोनों लाइन कटती हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। ये x अक्ष होता है, ये हमारा y अक्ष होता है, इसको हम भुज कहते हैं और इसको हम कोटि कहते हैं। और ये जो होता है ये हमारा मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु होता है। इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। परीक्षा में ये भी पूछा जाता है मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए। और यहाँ पर जो होता है वो प्रथम चतुर्थांश होता है, यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश होता है, यहाँ पर जो है वो हमारा तृतीय चतुर्थांश होता है, ये हमारा चौथा चतुर्थांश होता है, चतुर्थ। ये है हमारा चौथा चतुर्थांश। अब हमें इसमें पता करना है कि कौन से चतुर्थांश में कौन सा निशान होगा। तो पहले x का मान लिखते हैं, कोई भी निर्देशांक में पहले x का मान लिखते हैं, बाद में y का मान लिखते हैं। तो ये x अक्ष को पहले लिखा जाएगा। ये x अक्ष इधर प्लस में होती है, इधर माइनस में होती है। ये ऊपर y प्लस में होती है और नीचे माइनस में होती है। तो ये वाले जो चतुर्थांश है पहले वाले में x कैसा है, प्लस का है, और y कैसा है, वो भी प्लस का है। तो पहले वाले में x और y दोनों प्लस के होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में x तो है माइनस में, इधर तो माइनस में है ये, और ये तो माइनस हो जाएगा, और y किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो ये y प्लस में है। तीसरा वाला जो है x भी माइनस में है और y भी माइनस में है। और चौथे वाले में x तो प्लस का है, ये वाला x प्लस का है और ये वाला y माइनस है। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस में और y माइनस में। इस प्रकार से हम इसमें बताएंगे कि दोनों अगर प्लस के तो वो पहले में आएगा, दोनों माइनस में तो तीसरे में आएगा, x माइनस में और y प्लस में तो वो दूसरे में आएगा, और x प्लस में और y माइनस में तो वो चौथे में आएगा। तो अपना जो सवाल था वो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि ये कौन से चतुर्थांश में है। ये जो दे रखा आपके -3,4 है, x माइनस में है और y प्लस में है। तो देखो इसमें x माइनस और y प्लस किस में आ रहा है, ये रहा आपका x माइनस और y प्लस, कौन से में, ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तो इसका आंसर आएगा आपके द्वितीय चतुर्थांश। अब यहाँ पर संख्या बदल के आपको कोई सा भी दूसरा सवाल देवे तो वो भी हम बता देंगे कि वो कौन से चतुर्थांश में होगा। जैसे आपको सवाल दे दे कि -3, -4 कौन से में होगा, तो दोनों माइनस किस में होते हैं, दोनों माइनस तीसरे में होते हैं। और ये दे दे कि दोनों प्लस के 2,3, तो दोनों प्लस के किस में होंगे, पहले में होंगे। x प्लस का y माइनस का, x प्लस का y माइनस का ऐसा होता है चौथे में। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये -3 कर दें, 2,-3 ये चौथे में होगा। तो उसके निशान के अनुसार इसका जो पोजीशन वो चेंज होती रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके द्वितीय चतुर्थांश। किस में होगा, ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। फिर आपके एक सवाल ये आता है कि ये बिंदु दे रखा है, ऐसा सवाल हर बार पूछा जाता है कि x अक्ष से दूरी बतानी है। तो ये P बिंदु दे रखा है 3,4, इसकी x अक्ष से दूरी बतानी है। जब भी आपको दूरी बतानी हो x अक्ष से तो उसमें हम y का मान लिखेंगे। जैसे ये 3,4 कहाँ पे आएगा, x का मान तो 3 है और y का मान यहाँ पे 4, ये कहीं पे यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ 3,4। तो जब भी हमें इस बिंदु की x अक्ष से दूरी पूछे तो हम ये y का मान लिख लेंगे, और y अक्ष से दूरी पूछेंगे तो हम ये वाला x का मान लिख लेंगे। तो इसमें हमको x अक्ष से दूरी पूछी है, तो x अक्ष से दूरी क्या होगी, y का मान हो जाएगा, जो कि कितना दे रखा है हमको, 4 दे रखा है। तो इसकी दूरी जो होगी वो 4 इकाई हो जाएगी। x अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, y का मान कितना, इसमें 4 है तो इसका 4 इकाई हो जाएगी। लेकिन इसका ऑप्शन अगर आपको माइनस यहाँ पे दे रखा होगा कि 3, -4 की x अक्ष से दूरी बताओ,
तब -4 नहीं होगा इसका उत्तर, तब भी इसका उत्तर प्लस का 4 ही होता है, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं लिखी जाती है। आपको ऑप्शन में दे दे माइनस में दूरी, तो आप ये प्लस वाला उत्तर सही करेंगे, माइनस वाला उत्तर सही नहीं होगा, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होगा। जैसे आपने अपने आसपास में जब भी आप रोड पे चलते हैं देखा होगा, रोड के पे जो किलोमीटर के जो पत्थर लगे होते हैं, निशान लगे होते हैं, उसके ऊपर आपने देखा होगा जैसे इस प्रकार से लिखा होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि चित्तौड़गढ़ 35 किलोमीटर, चित्तौड़गढ़ 35 किलोमीटर। तो आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि चित्तौड़गढ़ माइनस में 35 किलोमीटर, हमेशा दूरी प्लस में लिखी होती है, इसलिए ध्यान में रखना है उत्तर कभी भी माइनस में दूरी वाला नहीं आएगा। ठीक है, कोई सा भी आप उदाहरण देखेंगे तो उसमें दूरी हमेशा प्लस में ही आती है, क्षेत्रफल भी हमेशा प्लस में ही आता है। तो याद रखना है ये चीज़ें, दूरी हमेशा प्लस में आएगी। तो अगर ऑप्शन में माइनस दे रखा हो तो भी हम प्लस वाला ही उत्तर सही करेंगे। जैसे आपसे सवाल देंगे कि एक सवाल आपके पास में कि 3 -7 इसकी एक्स अक्ष से दूरी बताओ। आपके इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो आपको -7 दे रखा है, एक आपको 7 दे रखा है, एक 3 दे रखा है और एक 4 दे रखा है। तो इसका उत्तर जो होगा एक्स अक्ष से दूरी वो +7 आएंगे। ठीक है, -7 इसमें नहीं आएगा। तो जब भी आपसे दूरी पूछे तो आप प्लस में संख्या लिखेंगे, एक्स अक्ष से पूछे तो वाई का मान लिख लेना और वाई अक्ष से पूछे तो एक्स का मान लिख लेना। तो ये हो जाएगा आपका इसमें दूरी वाला। अगला सवाल देखते हैं हम इसमें। अगला जो सवाल आपका वो साइन कोस टेन वाला है और ये काफ़ी आसान सवाल है। आपको लगता होगा कि ये साइन कोस टेन बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये आसान है। तो देख लेते हैं इसको भी। साइन 45 और कोस 45 का आपको मान ज्ञात करना है। साइन 45 और कोस 45 का मान बराबर होता है, आपको पता होगा। 45 जो डिग्री के मान होते हैं पड़ोसी के, वो मान बराबर होते हैं, चाहे आपको साइन कोस का देख लो, टेन कोट का देख लो या सेक कोस का देख लो, 45 वाले मान हमेशा बराबर होते हैं। तो जितना मान साइन 45 का है उतना ही मान कोस 45 का होगा, दोनों का मान लिख के जोड़ करनी है। तो साइन 45 और कोस 45 का मान हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमें मान ज्ञात करना है यहाँ पे साइन 45 और कोस 45 का। देखो यहाँ मान ज्ञात करने के लिए आपको आपकी सारणी याद होनी चाहिए, साइन कोस टेन वाली। और ये आपकी सारणी दे रखी 204 पेज नंबर पे किताब में आपकी, तो वहां से इसका उत्तर आप देख सकते हैं इसका मान कितना होता है। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 और प्लस कोस 45 का जो मान होता है वो भी 1/√2 ही होता है। इसमें हम क्या करेंगे, लघुत्तम लगे इसकी जोड़ करेंगे। तो जब नीचे वाली संख्या एक जैसी हो तो उसको हम एक बार लिख लेते हैं √2, ये इसका लघुत्तम आ जाएगा। ठीक है, इसका भाग देंगे। जब नीचे वाली संख्या एक जैसी हो तो ऊपर वाली को वैसे वैसे जोड़ में लिख लेते हैं। तो ऊपर आ जाएगा हमारा 2 + 1 + 1, सॉरी 2 + 2 नहीं 1 + 1। तो ये आ जाएगा हमारा जोड़ कितनी हो जाएगी इसकी, 1 + 1 2/√2। अब अपना जो उत्तर है वो 2/√2 के रूप में नहीं दे रखा है, यहाँ पे देखेंगे हम इसमें। तो यहाँ पे जो अपना उत्तर है वो 2/√2 में नहीं दे रखा है, 2/√2 में नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, इसका हम परिमेयकरण करेंगे यहाँ पे, या फिर हम इस 2 को यहाँ पे लिख लेंगे। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 को लिख सकते हैं √2 × √2 और ये बट्टे में क्या है हमारा √2। तो ये √2 से √2 कट जाएगा, उत्तर बचेगा हमारा केवल √2। ऑप्शन नंबर सी में इसका उत्तर दे रखा है। जैसे 3 हो तो उसको हम लिख सकते हैं √3 × √3। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने इस 2 को लिख लिया √2 × √2, क्योंकि जब √2 को √2 से गुणा करेंगे तो उसका उत्तर 2 ही आता है। इसी प्रकार से √3 को √3 से गुणा करेंगे तो उसका उत्तर 3 आता है। तो जहाँ पे भी इस प्रकार की संख्या आपको देखने को मिलती है तो उसमें आप इसको तोड़ के उत्तर निकाल सकते हैं। तो ये 2 को हमने लिखा √2 × √2, फिर ये नीचे जो हर में संख्या थी उससे हमने √2 को काट दिया, तो हमारे पास जो उत्तर आया हमारा √2 बच गया। अगला सवाल देखते हैं हम इसमें, जो कि हमें पूछा गया है कि इसका मान कितना होगा। तो ये एक सर्वसमीका बनेगी और इसका उत्तर जो है आपको पूरक सूत्र से निकालना है। ठीक है, पूरक सूत्र क्या होता है, इससे पहले आपको सर्वसमीका याद होनी चाहिए। सर्वसमीका क्या है हमारे पास में कि ये होती है हमारे पास में सर्वसमीका sin² थीटा + cos² थीटा, इसका मान कितना होता है 1 होता है। तो ये सर्वसमीका आपको याद होनी चाहिए। सर्वसमीका का जो मान है हमेशा फिक्स होता है। तो sin² थीटा + cos² थीटा इसका मान हमेशा फिक्स होता है, कितना होता है 1 होता है। कब होगा ये 1, जब दोनों तरफ थीटा का मान बराबर होगा, एक तरफ साइन होगा एक तरफ कोस होगा, बीच में प्लस होगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर होगा, तब ये सर्वसमीका के रूप में इसका उत्तर हमेशा 1 आएगा। अब यहाँ पे थीटा 1 जैसे होंगे तभी इसका उत्तर 1 आएगा। ठीक है, जैसे आपको पूछ ले कि आपको sin² 41 + cos² 41, इसका मान कितना होता है, तो भी इसका मान हम कितना बताएंगे, 1 ही बताएंगे, क्योंकि ये सर्वसमीका इसका मान हमेशा 1 ही होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको इसमें सर्वसमीका के रूप में इसको बदलना पड़ेगा। तो बदलने के लिए आपको पूरक सूत्र याद होने चाहिए। पूरक सूत्र कौन कौन से होते हैं, पूरक का मतलब पड़ोसी में बदलना होता है। साइन को कोस में, कोस को साइन में बदल सकते हैं।
जैसे हमारा जो सूत्र है वो साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा, ये एक सूत्र होता है। साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, और एक दूसरा सूत्र होता है कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, ये पूरक सूत्र है। साइन को कोस में लिख सकते हैं और कोस को हम साइन में बदल सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, किसी एक कोस को साइन में बदलेंगे। तो जहां पे कोस है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा। तो इसको हम वापस कर लेते हैं सवाल को। तो यहां पे हम इस कोस को बदल देते हैं, ये कोस 12 को बदल देते हैं। यहां पे हम लिखेंगे कोस की जगह पे ये आ जाएगा हमारा साइन 90 माइनस 12, ठीक है, साइन 90 माइनस 12। तो ये 78 बचेगा, साइन यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर 78, ठीक है। तो ये एक सूत्र बनेगा इसकी जगह पे, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 78 प्लस कोस स्क्वायर 78। इसका ये सर्व समीकरण के रूप में आ गया। अब इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल आपके हैं, ये जो सवाल दे रखा है आपको कल्पित माध्य विधि के बाद में जो हम सवाल करते हैं पद विचलन विधि, वो उसका सवाल है ये कि ये जो इसमें सूत्र दे रखा है ये पद विचलन वाला, इसमें ये u का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो u का मान ज्ञात करने के लिए उस जो हम जो माध्य मानते हैं a, उसमें से हम चर को घटाते हैं h, उसमें हम वो जो हमारा वर्ग अंतराल होता है उसका भाग देते हैं, तभी हमारा जो उत्तर आता है वो h के बराबर, इसमें u के बराबर आता है, ठीक है। तो ये u इस प्रकार से निकाल जाता है a माइनस एक्स अपॉन एच। तो a माइनस एक्स अपॉन एच ये अपना ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। फिर हम अगला सवाल देखेंगे माध्यिका वाला, ठीक है। माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको जो संख्या होती है उसका बीज का मान निकालना होता है। पहले इसको हम क्रम से लिखेंगे, आरोही क्रम में। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास में, इसको मिटा देते हैं अभी। सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं, माध्यिका ज्ञात करने के लिए बीज का मान निकालते हैं हम, बीज की संख्या जो होती है उसका मान इसमें निकालते हैं। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए इसको हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। कौन से क्रम में लिखेंगे, इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है। आरोही क्रम में लिखेंगे तो आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या पहले लिखते हैं। तो 1, फिर 2, फिर आएगा 3, फिर 4, फिर 5, फिर आ जाएगा इसमें 7। टोटल कितने नंबर इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है हमारे पास में। इसमें टोटल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जब संख्या सम हो, अब बीच में से संख्या कौन सी लेंगे, बराबर तो दोनों तरफ छूटेंगी नहीं एक संख्या लेने पर, तो हमें बीच में से 2 संख्या लेनी पड़ेगी। 3 और 4 लेंगे, इधर 2 छूट जाएंगे, इधर 2 छूट जाएंगे। जब 2 संख्या हो तो दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के हम 2 का भाग लगा देंगे। 4 और 3 कितने होते हैं, 7, और 7 में 2 का भाग दे दो, 3.5 इसका उत्तर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा इसका, 3.5। देखो इसमें 3.5 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। इस प्रकार से इसका हम आरोही क्रम में लिख के और इसका माध्यक ज्ञात कर लेंगे। अब हम देखते हैं इसमें कि ये वाली जो संख्या है इसमें आपको एक अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों की गड्डी में से एक ताश का पता निकाला जाता है। इसके इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। आपको पता होगा टोटल ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, कुल पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं। कुल पत्ते तो होते हैं 52, इसमें से इक्का कितना होता है, इक्का होता है 4 इक्का होता है 4 ही कलर के, मतलब 4 ही तरह के, ईंट बेगम, ईंट और चड़ी, इसके अलावा जो लाल पान, हुकुम, ये 4 ही प्रकार के आपके इक्के होते हैं। अब 52 में से 4 पत्ते निकालने हैं, तो अनुकूल परिणाम कितने आएंगे, 4 ही आएंगे। तो प्रायिकता इक्का होने की प्रायिकता हो जाएगी, अनुकूल परिणाम सूत्र लिखेंगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 4 है और कुल परिणाम हमारे पास में 52 है। तो 4 के पहाड़े से 52 को काटेंगे तो ये कटेगा, 4 के पहाड़े से 4 एक बार कटेगा और 52 13 बार कटेगा। क्योंकि हम 4 का पहाड़ा या 13 का पहाड़ा 4 बार बोलते हैं तो 52 आता है, तो ये कट गया इसमें 1/13 बार। इसका आंसर आ जाएगा आपके 1/13। इसी प्रकार से आपको अगला सवाल देखना है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थानों की ये पूर्ति करनी है। तो इस सवाल में ये आपको 12 प्रश्न सॉल्व करवाएं। आगे की वीडियो में बाकी के सवाल को भी हल कर लेंगे। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, 24 मिनट हो गए हैं, तो आगे की वीडियो में हम बाकी के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आप कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना और भी अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय